नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, आज मेरी 5वीं क्लास है और लगातार हम एक-एक दिन यूपी स्पेशल के नए-नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक लेकर आए, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव पे हम चर्चा करेंगे और मैं कहा था, आप लोग से वादा किया था कि मैं टॉपिक वाइज ही लेकर आऊँगा। उत्तर प्रदेश का जो भी सिलेबस होगा, उस सिलेबस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज लेकर आएँगे, ताकि आप लोग जब टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या-क्या चीज़ हमको पढ़ना है। उसी क्रम में मेरी आज 5वीं क्लास है, यानी पार्ट 5 लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव। इस बार पक्का सिलेक्शन होगा आपका, पूरा चैप्टर वाइज आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संपूर्ण सिलेबस होगा, संपूर्ण सिलेबस के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज रिवाइज कराए जाएंगे और आसान ट्रिक्स के साथ आपको याद कराया जाएगा। ये जो मेरी लाइव क्लास होती है, शाम को 8 बजे आपको लाइव देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहला ही क्लास, और आज की जो पहली प्रश्न के ही साथ आप शुरुआत करेंगे। और मैं आप लोग से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे बार बार ये चीज कहना पड़ता है। आप लोग भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और आज की पहली प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उस पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस पहले प्रश्न का उत्तर क्या है आप लोग दीजिए। मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती नम पर्णपाती वनों में पेड़ों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो उसकी प्रमुख प्रजातियां कौन है। ऑप्शन ए की बीर्च, ऑप्शन बी है कि सागौन, ऑप्शन सी है कि ओक, ऑप्शन डी है कि देवदार और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। पिछले क्लास की अगर बात करूं, पिछले क्लास में इसी प्रश्न को मैं कराया था कि उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में अगर पूछा जाए प्रमुख प्रजातियां कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। चलिए, राकेश कह रहे हैं कि बी सागौन। हाँ, कल का ही पेपर है, कल का ही प्रश्न जो है, पहला ही प्रश्न है कल का अंतिम प्रश्न आज का पहला प्रश्न हो गया है। चलिए, सागौन सागौन सभी लोग सागौन बता रहे हैं। सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात किया जाता है तो उसमें आपका सागौन आ जाता है। क्या आ जाता है, सागौन देखने को आ जाता है। देवदार इसलिए नहीं आ जाता कि देवदार जो शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति में पाया जाता है, उपोष्ण में नहीं आता। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उत्तर प्रदेश में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत की गई है। संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत की गई है, अर्थात उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त यानी समाप्त होने की कगार पे पाई गई है, उसी की पूछा गया। ऑप्शन ए है कि सफेद पीठ वाला गिद्ध, ऑप्शन बी है कि दलदली हिरण, ऑप्शन सी कि भारतीय घड़ियाल और ऑप्शन डी कि पतला चोंच वाला गिद्ध और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न फिर से दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए है कि सफेद पीठ वाला गिद्ध, ऑप्शन बी है कि दलदली हिरण, ऑप्शन सी है कि भारतीय घड़ियाल, ऑप्शन डी है कि पतला चोंच वाला गिद्ध और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताइए। अगर मैं एक बात बता दूं, ये सारे जो है, ये सारे जानवर जो हैं, सारे अगर जानवर की मैं बात करूं, ये सारे जानवर जो हैं, ये भारत में, सारे जानवर भारत में क्या है, ये संकटग्रस्त हैं। भारत में क्या है, अगर देश के पूछा गया तो भारत में सभी संकटग्रस्त के क्षेत्र में आते हैं। क्या आते हैं, संकटग्रस्त के क्षेत्र में आते हैं, यानी संकटाग्रस्त हैं पूरे भारत में। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया जब, तब उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संकटग्रस्त के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन भारत में ये सारे जानवर क्या है, संकटग्रस्त में आ गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे देखने को नहीं मिला। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से के कोई नहीं। चलिए, अगर मैं बात करूं कि ये सारी चीज कैसे होता है, जब लार्ज अमाउंट में सारी चीज क्या होने, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, उनकी प्रजातियां कम होने लगती है, तो भारत सरकार रेड सूची जारी करता है, रेड डाटा जारी करता है। उस डाटा में जो विलुप्त होती है प्रजातियां, उनको क्या कर दिया जाता है, दर्शाया जाता है। जो कम बची रहती प्रजातियां, उनको सरकार संरक्षण करती है, अभ्यारण्य खोलती है, उनके प्रजनन दर को बढ़ाने का कार्य करती है। लेकिन ये सारी चीज उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न आ गया, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन ए कि दुधवा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन
डी है कि आदमगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सबसे बड़ा टाइगर, दूसरा पूछा सबसे बड़ा दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा सबसे सबसे से बड़ा पहला टाइगर रिजर्व में बड़ा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, पहला टाइगर रिजर्व। रिजर्व बताइए सबसे बड़ा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, बताइए। आप प्रश्न में पूछा दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, दोस्तों सही से बताइएगा। तो मैं बता दूं सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात किया जाएगा तो आपको दुधवा नेशनल हो जाएगा, दुधवा दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। पार्क जो ये कहाँ पड़ता है, पार्क ये लखीमपुर में पड़ता है, लखीमपुर में पड़ता है। लेकिन प्रश्न दूसरा पूछा है तो दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व तो होगा नहीं क्योंकि ये लखीमपुर में पड़ता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भी नहीं होगा। लेकिन सबसे पूछा है दूसरा दूसरा सबसे टाइगर रिजर्व है, दूसरा सबसे बड़ा, तो ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ जाएगा। क्यों आ जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्योंकि पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है ये 730.25 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, विस्तार है। वहीं मैं बात करता हूँ दुधवा नेशनल पार्क का, ये 1,75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दुधवा पहला हो जाएगा और पीलीभीत क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अगर मैं बात करता हूँ 4 नंबर के प्रश्न का, उत्तर प्रदेश में इनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। अर्थात उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या है, वृक्ष और वनों का अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए है कि 7%, ऑप्शन बी है कि 8%, ऑप्शन सी है कि 9% और ऑप्शन डी है कि 10%। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कुल वनों के भौगोलिक क्षेत्र कितना है, उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनों से घिरा हुआ है, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है कि 7%, ऑप्शन बी है कि 8% और ऑप्शन डी है कि 9%, ऑप्शन सी है कि 10%। बताइए कितना है। चलिए सभी लोग बता रहे हैं 9%, 9%। चलिए आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर है। राकेश बता रहे हैं सर 9%। तो एग्जैक्ट इसके बताएं तो उत्तर प्रदेश में वन और वृक्षों की जो संख्या है 9.8% है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9.18% पे वनों का अभ्यारण्य है, वनों का क्षेत्र है। इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सबका सही आ रहा है सी फॉर कैट, यानी 9% होगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का प्रश्न आ रहा है। ये प्रश्न नंबर जो है 5 है, प्रश्न बहुत अच्छा है। ये भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल का 20% से अधिक वन है। ऑप्शन एक है यहाँ पे बहराइच, ऑप्शन 2 कह रहा है कि चंदौली, ऑप्शन सी कह रहा 3 कह रहा है कि श्रावस्ती। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। 5 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके क्षेत्रफल का 20% से अधिक वन पाया जाता है। ऑप्शन एक है बहराइच, ऑप्शन बी है कि चंदौली, ऑप्शन सी है कि श्रावस्ती। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी है कि 2 और 3, ऑप्शन सी है कि केवल 3 और ऑप्शन डी है कि केवल 1। बताइए कहां पे 20% से अधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में पूछा है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले कौन बता रहा है, चलिए 2 और 3 अधिकतर लोगों का आ रहा है, 2 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 20% से अधिक वन जो है ये चंदौली जब आप जाएंगे, चंदौली में क्या है, वनों की संख्या क्या है, ज्यादा 20% से अधिक वहां वन पाए जाते हैं। और नेपाल से सटा हुआ क्या है आपका श्रावस्ती, तो वहां पर भी 20% से ज्यादा वन क्या है पाए जाते हैं। इसीलिए 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बी फॉर बाल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 6 है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश में राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2011,
और ऑप्शन डी है कि 2007। बताइए उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कि 2013, ऑप्शन बी है कि 2005, ऑप्शन सी है कि 2011 और ऑप्शन डी है कि 2007। बताइए 6 नंबर का प्रश्न क्या है? 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। इसका सही आंसर क्या बता रहे हैं? चलिए चलिए रोहित पाठक बता रहे हैं 2011। राजुल बता रहे हैं कि 2011। चलिए चलिए सबका गलत, 2011 नहीं है। चलिए एक लोग का बता रहे हैं 2007 होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2007। जो लेखपाल की अच्छी से तैयारी कर रहा होगा तो उसकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, उसको पता होगा कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसका शुरुआत जो है 2007 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर का प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर के प्रश्न को बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से पढ़िए और इत्मीनान से पढ़ने के बाद तब आपको प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया 2025 का प्रश्न है, जनवरी में प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न क्या है इसको एक बार पढ़ते हैं और आप लोग बताइएगा। कह रहा है कि कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्न में से या निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। और क्या विचार करना है? यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दूसरा, यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य था। ऑप्शन 3 कह रहा है कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा 7 नंबर का प्रश्न जो है थोड़ा सा माइंडेड है, थोड़ा सा डीपली पूछ दिया गया है और डीपली का मतलब है जो पढ़ा रहेगा वो व्यक्ति क्या कर लेगा, उसको कर ले जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत आराम से जब पढ़ेंगे तो इस प्रश्न के क्या है आप आसानी से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसको आसानी से कर पाएंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और आप कर लेंगे। अगर मैं बात बताऊं ये प्रश्न की, अगर मैं ब्रीफ में जाता हूं इसकी मैं बात बताऊं तो बात ये है कि ये कछुआ अभ्यारण्य जो है, ये कछुआ अभ्यारण्य की मैं बात करूं, कछुआ अभ्यारण्य की मैं बात करूं, कछुआ अभ्यारण्य की मैं बात करता हूं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आप लोग समझ जाइए। अभ्यारण्य ये कहां बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया। क्यों बनाया गया था वाराणसी में? क्योंकि वाराणसी में गंगा नदी है। क्या? गंगा नदी में कछुआ अभ्यारण्य की स्थापना किया था वाराणसी में। जब कछुआ अभ्यारण्य की स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि डॉल्फिन के साथ कछुआ को भी क्या किया गया था? जीवित रखा गया था। जीवित इसलिए रखा गया था कि यह जीवित करने के लिए, अगर आपको पता होगा जीवित इसलिए नदी में डाल गया, जैसे डॉल्फिन हुआ, डॉल्फिन के साथ साथ ये कछुआ का भी पालन किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा में। कारण यह कि गंगा की जब बात किया जाता है वाराणसी में, तो वाराणसी में सबसे ज्यादा मानव को जलाया जाता है। क्या? मानव को जलाया जाता है और मानव जब जलाते हैं तो मानव का कुछ बचा हुआ अवशेष जो है गंगा नदी में क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। उसी जले हुए अवशेष को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कछुओं को वाराणसी के मीठे पानी यानी गंगा का जो जल मीठा पानी होता है उसी में क्या कर दिया गया था? छोड़ दिया गया था, जो कि जले हुए, देखिए आप दिया है कछुओं को आधे जले हुए मानव के शवों को जैविक तरीके से क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया था। जैसा जो मनुष्य को जलाया जाता, कुछ उसका अवशेष बच जाता था शरीर का, उसको बांध के गंगा नदी में फेंक दिया जाता, तो उस बंधे हुए या बचे हुए अवशेष को खाने का काम कौन किया था? ये कछुआ करते थे। इसीलिए वाराणसी में गंगा नदी में, गंगा नदी का पानी वैसे मीठा होता है इसीलिए उसको छोड़ दिया गया था। इसलिए तीनों हमारा जो ऑप्शन है तीनों क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। और ये कब छोड़ा गया था? इसकी बात कब की गई थी? कछुआ अभ्यारण्य की बात कब की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको 21 दिसंबर 1989 को शामिल किया गया था। 1989 को शामिल किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य, देखिए फिर पूछ दिया, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? मैं अभी बताया हूं, तो इसका सभी लोग आंसर बता दीजिए। क्या? वाराणसी। सबका सही है वाराणसी, अभी इसकी व्याख्या हुई है। 9 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण, देखिए ध्यान दीजिएगा, घड़ियाल संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? अर्थात घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कि हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए,
बताइए घड़ियाल के लिए, बताइए घड़ियाल का लिए कौन सही होगा, घड़ियाल के लिए कौन सही होगा, कौन सा अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए स्पेशली बनाया गया था? तो हस्तिनापुर बनाया गया था, कि राष्ट्रीय चंबल बनाया गया था, कि कैमूर वन्यजीव बनाया गया, कि प्रभा बनाया गया था, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? सभी लोग बताइए 9 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हस्तिनापुर भी नहीं बनाया गया था, कैमूर भी नहीं बनाया गया था, चंद्रप्रभा भी क्या कहता नहीं बनाया गया था, लेकिन चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये घड़ियाल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं, ये 3 राज्यों को टच करता है, ये यूपी, एमपी, राजस्थान, राजस्थान, ये राज्यों की सीमा पे क्या है, ये अभ्यारण्य बनाया गया है। और किस नदी पे है ये अभ्यारण्य, किस नदी पे है? तो ये चंबल नदी पे है। क्या है? चंबल नदी। देखेंगे चंबल नदी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। तो घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी के तट पे है? तो आप कहेंगे कि चंबल नदी पे है। तो प्रश्न पूछा घड़ियाल संरक्षण निम्नलिखित में किस अभ्यारण्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से संबंधित है, जो यूपी, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे है, जो चंबल नदी में पाया जाता है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो 10 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, देखिए फिर पूछ रहा है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के का घर है? अर्थात राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में किस लुप्त प्रजाति का घर माना जाता है? ऑप्शन ए कि घड़ियाल, ऑप्शन बी है कि कस्तूरी हिरण, ऑप्शन सी है कि लंगूर और ऑप्शन डी है कि वन उल्लू। तो अभी मैं बताया हूं कि राष्ट्रीय जो घड़ियाल है इसका राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल नदी पे की गई थी। चलिए आगे मैं बात करता हूँ 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न ये है कि गोंडा में वन विभाग के द्वारा, गोंडा जी डिस्ट्रिक्ट में वन विभाग के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई गई? अभी रिसेंटली परीक्षा 2025 में हुआ है, फरवरी माह में यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट का हुआ है 2025 का, उसी में प्रश्न पूछा गया। गोंडा जिले में वन विभाग ने कछुआ के लिए नया संरक्षण स्थापित करने का योजना बनाई है, किस नदी पर बनाई है? ऑप्शन ए है कि बेतवा नदी पे, ऑप्शन बी है कि केन नदी पे, ऑप्शन सी है कि सरजू नदी पे, ऑप्शन डी है कि सरयू नदी पे, और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नदी। इसका सही बताइए। 11 नंबर का प्रश्न जो बता देगा मैं मान जाऊंगा कि उसकी तैयारी क्या है, अच्छी है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर बताइए किस नदी पे होगा। इसका सही आंसर सब लोग बता रहे हैं कि सी वाला होगा, सी, कोई बी बता रहा है, बी। भैया केन नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जब गोंडा में जाएंगे तो गोंडा में एक नदी बहती है, सरजू नदी बहती है, और सरजू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू किसकी नायक नदी है? ये घग्गर की क्या है, घग्गर या घाघरा, घाघरा नदी की ये सहायक नदी है। और इसी सरयू नदी पे उत्तर प्रदेश सरकार कछुआ संरक्षण के लिए संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अभी विचार चल रही है। ये उत्तर प्रदेश का पहला होगा, ये उत्तर प्रदेश का पहला साबित होगा अगर सरकार इसको बना देती है। अभी बात चल रही है तो सरजू नदी है, सरयू नहीं वो सरजू होगा। प्रश्न संख्या 12 पे अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? ऑप्शन ए है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। चंद्रमा की चमक किस नदी के नाम पे रखा गया है, ये पूछा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो ऑप्शन देखकर आप बता सकते हैं। सभी लोग बता रहे हैं, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है, तो सभी लोग का आंसर सही आ रहा है। देखिए ये नवाबगंज जो है, नवाबगंज की अगर मैं बात करता हूँ, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका उन्नाव में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उन्नाव जिला में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूंगा तो ये लखीमपुर में पड़ता है, लखीमपुर खीरी। अगर मैं बात करूं चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो ये कहां पड़ता है? चंदौली में पड़ता है। कहां पड़ता है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन चंद्रप्रभा जो है, ये चंद्रप्रभा क्या है? चंदन प्रभा, ये दो नदियों से, ये क्या है? ये नदी का नाम है। क्या है? ये नदी का नाम है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा की चमक, चंद्रमा की चमक। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सही ए फॉर एप्पल, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो चंदौली में पड़ता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा की चमक। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखते रहिए और सॉल्व करते रहिएगा। किस वर्ष किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? प्रश्न संख्या 13 है। 13 को देखते रहिएगा और आराम से आप लोग आंसर दीजिएगा। किस वर्ष किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? ऑप्शन ए कि 1951, ऑप्शन बी है कि 1985, ऑप्शन सी है कि 1956, ऑप्शन डी है कि 1972 और ऑप्शन ई है कि 19 उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न। सब हमको लग रहा है कि सब लोग क्या करेंगे, इसको बता ही ले जाएंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए सभी लोग का सही आंसर आ रहा है डी 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 डी, सभी लोग डी बता रहे हैं। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका डी, मेरे हिसाब से क्या, ये सबके हिसाब से डी ही सही होगा। डी फॉर डॉग इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही लाया गया था। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि लखीमपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हस्तिनापुर पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी पता है कि आपका मेरठ मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जब जाएंगे वहां हस्तिनापुर आ जाता है। लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये यूपी में नहीं रहे, ये कहाँ का है, ये एमपी का है। एमपी में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, तो ये एमपी में पाया जाता है और एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए इसका डी फॉर डॉग सही होगा। ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, बाकी तीनों क्या है, स्थित है। आइए अगले प्रश्न पे चलते, थोड़ा प्रश्नों को फास्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ है? सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा, पटावा वन्य जीव अभ्यारण्य एटा, सुहेला वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर, सूर सरोवर अभ्यारण्य आगरा। तो इसका सही आंसर बताइएगा। प्रश्न में दोबारा पढ़ता हूं, 15 नंबर का। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा, पटवा वन्य जीव अभ्यारण्य एटा, सुहेला वन जीव अभ्यारण्य बलरामपुर, सूर सरोवर वन अभ्यारण्य आगरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही लोग बताइए। चलिए, सूर सरोवर अभ्यारण्य सब लोग बता रहे हैं, भैया सूर सरोवर अभ्यारण्य नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पटवा वन्य जीव अभ्यारण्य एटा। कभी कभी पटवा की जगह पर क्या दिया जाता है, पटना दे देता है। पटना, पटना बिहार, पटना बिहार वन्य जीव अभ्यारण्य दे देता, वन्य जीव अभ्यारण्य लिख देता ताकि आप लोग कंफ्यूजन करने के लिए जीव अभ्यारण्य कर देता है। अगर इस तरह पूछ देगा तो आप लोग पक्का बिहार मार देंगे। अभ्यारण्य पूछ देगा, पटना बिहार वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ देगा तो आप लोग पक्का क्या करेंगे, पटना मार के आएंगे। लेकिन इसका सही क्या होगा, इसका एटा जिला सही होगा। 15 नंबर क्या होगा, इसका एटा जिला सही होगा, जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है एटा जिला। ठीक है, एटा जिला सही होगा, जो क्या है इटावा में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, सेल कहा जाता है, सेम कहा जाता है, सील कहा जाता है, शिशु कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो गंगा जो डॉल्फिन है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सेल कहा जाता है कि सेम कहा जाता है, सील कहा जाता है कि शिशु कहा जाता है? बताइए, जो अगर पढ़ा होगा तो इसको सही करेगा। और गंगा को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया, क्या राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया गया है। और इसको राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को। लेकिन इसको क्या कहते हैं, शिशु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसु कहते हैं, सुसु। अगला प्रश्न है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर, दुधवा नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर। तो किशनपुर जब वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पहली बात तो इसको जानना है, किशनपुर कहाँ स्थित है। तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका ये लखीमपुर में स्थित है। लखीमपुर, यहीं से पता चल जाए, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में स्थित है कौन, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में। तो यहीं से आप स्पष्ट कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। जब लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो उसी से रिलेट करेंगे आप, दुधवा नेशनल पार्क के में ही क्या है ये
का ही एक हिस्सा है। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए कि झिंगल, ऑप्शन बी है कि पलाश, ऑप्शन सी है कि महुआ और ऑप्शन डी है कि कोक। 18 नंबर का प्रश्न बताइएगा। अभी जस्ट मैं बताया हूं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में कौन पाया जाता है। तो आप देखिए पलाश का पत्ता जो होता है ये भी क्या होता है आपको देखने को मिलता है, और ये क्या शुष्क पर्णपाती के रूप में आता है, नम पर्णपाती के रूप में आता है। 19 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्र का केवल है क्या परसेंट है? ऑप्शन ए 2.56%, ऑप्शन बी है कि 7%, ऑप्शन सी है कि 9.50% और ऑप्शन डी है कि 11.60%। अर्थात उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पे वन का क्षेत्रफल है, अर्थात वनों का क्षेत्रफल है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को तैयारी क्या है, अच्छी है, आप लोग की तैयारी क्या है, अच्छी है। 19 नंबर के प्रश्न पर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, कौन बताता है, कौन बताता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताता है? अगर मैं बता दूं उत्तर प्रदेश को वर्तमान समय की मैं बात बता दूं तो कुल 7.33% जो है ये वनों का है, वनों का क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7% इसका सही हो जाएगा, बी फॉर बॉल इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित हो रही है? ऑप्शन ए कि बलरामपुर, ऑप्शन बी है कि इटावा, ऑप्शन सी है कि महाराजगंज में और ऑप्शन डी है कि पीलीभीत में। अगर मैं बात करूं लायन सफारी की स्थापना की मैं बात करूं तो इसको प्रस्तावित किया गया था 2006 में। क्या हो गया, प्रस्तावित था, वित्त किया गया था 2006 में, लेकिन 2012 में अगले सरकार ने इसे क्या किया था, काम शुरू किया था। क्या किया था, इस पे बनवाना काम शुरू किया गया था। और लायन सफारी जो है ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना गया था। एशिया का सबसे बड़ा लायन सफारी माना गया था, बड़ा है, ठीक। ये जो है लायन सफारी, अगर लायन सफारी की मैं बात करूं, ये 350 हेक्टेयर में बनाया गया था, 350 हेक्टेयर में बनाया गया था। लगभग ये 8 किलोमीटर में था, 8 किलोमीटर में इसको बनाया गया था। और इसका काम शुरू कर दिया गया था 2012 में, लेकिन प्रस्तावित कब हुआ था, 2006 में। ये कहाँ पड़ता है, टाइगर रिजर्व या लायन सफारी की अगर बात करें कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये इटावा में पड़ता है। नाम बहुत, जब अखिलेश सरकार थे तो आप नाम सुने होंगे टाइगर लायन सफारी की, तो ये इटावा में बनाया गया था। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाल होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है कि बलरामपुर में, ऑप्शन बी है कि इटावा में, ऑप्शन सी है कि महाराजगंज में, ऑप्शन डी है कि पीलीभीत में। अभी मैं बताया कि लायन जो क्या बोलते हैं कि टाइगर सफारी जो था, जो सफारी था जो किसके लिए था, तो ये लायन सफारी जो बनाया गया था किसके लिए, तो बब्बर शेर के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, बब्बर शेर के लिए। और कहाँ बनाया गया था, तो अभी मैं बताया हूँ इटावा के लिए बनाया गया था, इटावा में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2006 में प्रस्तावित हो, 2012 में इस पर काम शुरू हो गया था। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने टाइगर रिजर्व में बांटा गया, उत्तर प्रदेश को कितने टाइगर रिजर्व में बांटा गया? ऑप्शन ए कि 2, ऑप्शन बी है कि 3, ऑप्शन सी है कि 4 और ऑप्शन डी है कि 5। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व में बांटा गया है? ऑप्शन ए है कि 2, ऑप्शन सी है कि 3 और ऑप्शन सी है कि 4 और ऑप्शन डी है कि 5। तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 4 टाइगर रिजर्व रखे गए। कितना, 4 टाइगर रिजर्व बनाए गए। कौन कौन 4 टाइगर रिजर्व है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन 4 टाइगर रिजर्व है। पहला दुधवा, ध्यान दीजिएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा आगमगढ़ टाइगर रिजर्व। चौथा जो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व था, दुधवा, पीलीभीत, आजमगढ़ और रानीपुर। आजमगढ़, ठीक है, ये 4 माना जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित? अभी बताया हूं उत्तर प्रदेश में 4 बाघ अभ्यारण्य है, कौन स्थित है? दुधवा, कान्हा, अमनगढ़
बांधवगढ़। देखिए ये कान्हा अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये एमपी में पड़ता है। क्या एमपी में? प्रश्न क्या पूछा, उत्तर प्रदेश का। पीलीभूत, बांदीपुर, रणथंभौर, राजा जी, तो ये भी नहीं पाया। बांदीपुर जो है ये आपका राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान, ये भी राजस्थान में पाया जाता है, ये भी नहीं। लेकिन ये यूपी में है, ये भी क्या है, ये यूपी में है, लेकिन ये भी क्या है, यूपी में नहीं है, ये भी यूपी में नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का। तो दुधवा क्या है, यूपी में पाया जाता है, ये क्या है, यूपी में पाया जाता है। पीलीभीत कहाँ पाया जाता है, यूपी में पाया जाता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान में जाना जाता है, अर्थात दुधवा नेशनल पार्क में किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए कि तेंदुआ, ऑप्शन बी है कि हाथी, ऑप्शन सी है कि गिद्ध, ऑप्शन डी है कि एक सिंग वाला गेंडा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि कौन सा जानवर अपना स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दो स्थान पर जाता है, और दूसरों दुधवा नेशनल पार्क उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये तेंदुआ के लिए, तेंदुआ जब बरसात का मौसम हल्का हल्का होता है तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो उसमें तेंदुआ होता है पूरा रोड पर क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है, पब्लिक के लिए खोला नहीं जाता उस समय जब मानसून आता है, जब बरसात होने लगता है। 25 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कि चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी है कतरनिया घाट, ऑप्शन सी है किशनपुर, और ऑप्शन डी है कि हस्तिनापुर। सबसे बड़ा पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हस्तिनापुर हो जाएगा। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है हस्तिनापुर, तो ये आपका मेरठ, मुजफ्फरपुर, ये क्षेत्र में जो इस चीज को देखा पाया जाता है। अगला है, अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित है, सुमलित कौन सा सही है। ऑप्शन ए बरीखा वन जीव अभ्यारण्य उन्नाव में, ओखला वन जीव अभ्यारण्य ललितपुर में, सांडी वन जीव अभ्यारण्य हरदोई में, और डी कह रहा है कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है ये बस्ती वन्य जीव में है। तो 26 नंबर का प्रश्न बताइए, 26 नंबर का प्रश्न क्या है, आप लोग देखते हैं कि कौन कितना तेज बताता है। 26 नंबर का प्रश्न जो है, कौन सुमिलित है, कौन सुमिलित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न इसका, ऑप्शन ए का बरीखा जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये उन्नाव में, उन्नाव में जो है ये नवाबगंज है। क्या है, नवाबगंज, नवाबगंज वन जीव अभ्यारण्य ये उन्नाव में पड़ता है, इसलिए इसका नहीं होगा। लेकिन सही आंसर सी फॉर कैट होगा, क्योंकि सांडी वन जीव अभ्यारण्य जो है ये हरदोई में पाया जाता है। क्या पे, हरदोई में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 नंबर पर, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में, अभी बताया नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो आपको एक सेकंड नहीं लगना चाहिए, ये उन्नाव में स्थित है, उन्नाव में स्थित है। इसका सही आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा उत्तर है, तो फिर नवाबगंज आ गया, यही उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में स्थित है। इस पे बिना सोचे ही आपको ट्रिक लगा देना है, आपको आगे आगे पीछे सोचना नहीं है। प्रश्न ये है 29 नंबर का कि सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसके प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कि सारस क्रेन चित्तीदार गिद्ध के लिए, कि भारतीय मोर और हारविल के लिए, ऑप्शन सी ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए, कि हरा कबूतर और दूसर जंगली मुर्गी के लिए। 29 नंबर का सही आंसर बताइए। सभी लोग का लगभग हमको लग रहा है कि सही होगा। 29 नंबर का प्रश्न बहुत आसान है, सभी लोग सही बता रहे हैं, सभी लोग पहले बता रहे हैं। सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है सूर सरोवर। और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भी बता दीजिएगा। ये स्थित है आपका आगरा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न ये है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन ए है 270 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 310 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है कि 490 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है कि 510 वर्ग किलोमीटर। अगर दुधवा नेशनल की बात की जाएगी तो वो आपका 490 वर्ग किलोमीटर में क्या इसका विस्तार हुआ है, 490 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार हुआ है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। कैसी लगी क्लास मेरी, आप लोग जरूर बताइएगा, और बताने के बाद आप लोग अपना सुझाव जरूर देखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रयाग शिक्षा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, अपना सुझाव दीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर इस चैनल से जोड़िए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बनाए जा सकती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।